चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहां पर 2 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट आराम से सुनिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। पीडीएफ भी आप वहीं से कलेक्ट कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाइए। रोज आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाइए। तब तक आइए सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार आईएमओ प्राइज किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये जो अवार्ड है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड है। अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। और 2026 में ये जो अवार्ड है ये डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को दिया जाएगा। डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर की बात करें तो ये फ्रांस की एक बहुत ही फेमस मौसम वैज्ञानिक है। एक्चुअल में ये जो अवार्ड है ना, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो, कोई आउटस्टैंडिंग कोई काम किया हो। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है जो कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। और यह 2026 के लिए फ्रांस की डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है इसे वर्ल्ड में। अब अगर हम फ्रांस की जो मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर फ्लोरेंस, इनकी बात करें तो इन्होंने वेदर की सटीक भविष्यवाणी करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो वेदर फॉरकास्टिंग है इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काफी काम किया है। इसीलिए फ्रांस की वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को यह अवार्ड दिया जा रहा है। फ्रांस में ये बहुत ही फेमस मेट्रोलॉजिस्ट हैं। फ्रांस की 2016 से 2025 तक यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट इसकी डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुकी है। इसके अलावा भी काफी बड़े बड़े पदों पर यूरोप में इन्होंने काम किया है। तो अब इनको दिया जा रहा है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। ओके, तो विज्ञान, मौसम विज्ञान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड है ये। इसे मेट्रोलॉजी का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नोबेल प्राइज से इसे कंपेयर किया जाता है। 1956 में यह अवार्ड शुरू किया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड किसी भी ऐसे मौसम वैज्ञानिक को देता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट या फिर जो वाटर रिसोर्सेस है इनसे जुड़े हुए इंटरनेशनल सहयोग के लिए काम करती है। जो वेदर सर्विसेज है उनको बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था है। 1950 में WMO की स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आपको पता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही कार्य करता है। आगे चलेंगे। हुल दिवस किस ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? तो हुल दिवस यह मनाया जाता है हर साल संथाल विद्रोह की स्मृति में। संथाल विद्रोह ये कभी झारखंड की पृष्ठभूमि पर एक आदिवासी आंदोलन था, है ना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसको गिना जाता है। एक्चुअल में अंग्रेजों के खिलाफ और जो उस वक्त साहूकार थे उनके खिलाफ ये एक आंदोलन था। 30 जून को इसी की याद में हुल दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में 1855 में संथाल हुल, हुल का मतलब अगर हम देखें ना, एक्चुअल में ये संथाली वर्ड है हुल, इसका मतलब ही क्रांति या विद्रोह ही होता है। तो हुल विद्रोह, है ना, या फिर इसे संथाल हुल या फिर संथाल विद्रोह रिवॉल्यूशन इसके नाम से पुकारा जाता है। संथाल हुल या संथाल विद्रोह की जो शुरुआत है वो 30 जून 1855 में हुई थी। वर्तमान झारखंड का साहिबगंज जो क्षेत्र है यहां से, उस वक्त इसे अदर नाम से जाना जाता था पर वर्तमान झारखंड का एरिया है। और यहां पर संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो 2 नेताओं ने किया था। 2 बहुत ही फेमस आदिवासी नेता थे, सिद्धू और कान्हू। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था उस वक्त। ठीक है, भारत के इतिहास में एक बहुत ही
प्राउड मूवमेंट माना जाता है, एक बहुत ही शानदार आंदोलन इसे माना जाता है संथाल विद्रोह के रूप में। इसी के सम्मान में, इसी की याद में हुल दिवस भी मनाया जाता है। कब? तो यह मनाया जाता है 30 जून को। अब जो विद्रोह हुआ था झारखंड में या झारखंड की पृष्ठभूमि पर, संथाल विद्रोह, उसका कारण क्या था? तो एक्चुअल में उस वक्त अंग्रेजों के काफी सारे ऐसे कानून आए थे जिससे संथाल अपनी पारंपरिक भूमि से वंचित होने लगे थे। उस वक्त जो जमींदार थे बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे, महाजनों के द्वारा भी उच्च ब्याज वसूला जाता था, आर्थिक शोषण किया जाता था। और ब्रिटिश काल में तो वैसे भी जो जनजाति हमारे लोग हैं उनके सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था में काफी हस्तक्षेप किया जाता था। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए सिद्धू और कान्हू, दो नेताओं ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1855 में। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा यह विद्रोह जो है 1856 तक चला और अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये भारत के इतिहास में बहुत महान विद्रोह माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस वक्त के जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसके खिलाफ यह विद्रोह था जो कि झारखंड की पृष्ठभूमि से चला था। इसी के सम्मान में हुल दिवस हर साल मनाया जाता है। कब? तो यह मनाया जाता है 30 जून को। हाल ही में विजया मेहता का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? विजया मेहता ये बहुत ही फेमस एक थिएटर आर्टिस्ट थी। इसके अलावा काफी समानांतर या पैरेलल जो सिनेमा है, जो मराठी सिनेमा है, उसमें इन्होंने काफी काम किया है। इनका नाम है विजया मेहता। तो विजया मेहता जो कि बहुत ही फेमस मराठी थिएटर डायरेक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर रही है, इनका 91 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। मराठी एक्सपेरिमेंटल थिएटर को बढ़ावा देने के लिए इनको जाना जाता है ना। मराठी एक्सपेरिमेंटल थिएटर की एक प्रमुख शिल्पकार मानी जाती है विजया मेहता। काफी सारी मराठी मूवीज में इन्होंने काम किया है। 6 दशकों से भी अधिक समय तक इंडियन थिएटर, मराठी थिएटर में, है ना, मराठी सिनेमा में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो अब इनका निधन हो गया 91 ईयर की एज में। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। विजया मेहता को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया था, श्रद्धांजलि दी थी। तो 1986 में विजया मेहता को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 91 ईयर की एज में। अब इनका निधन हो गया। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी 1975 में दिया जा चुका है। एक थिएटर आर्टिस्ट, एक एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी थी। स्पेशली मराठी सिनेमा में इनका काफी नाम है। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी जीएस के पीवाईक्यूज एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी स्टेनो एग्जाम के लिए। वैसे मैंने आपको इससे लास्ट सेशन में भी इसके बारे में बताया था। ऐसे स्टूडेंट जो कि एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर 2021 से लेकर 2025 तक के जीएस के जो प्रीवियस पेपर में जो एमसीक्यूज जीएस के पूछे गए हैं, उसका पूरा एनालिसिस आपको यहां पर दिया गया है। इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। ओके, इससे आपको जीएस के जो पोर्शन है उसमें स्कोर करने में काफी हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि एसएससी स्टेनो में कैसे क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भारत के 97th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 97th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं जीबी हर्षवर्धन। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। जीबी हर्षवर्धन की बात करें तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है ना। हाल ही में एक चेस कंपटीशन का आयोजन किया गया था, चोला चेस ग्रैंड मास्टर नॉम। ये जो कंपटीशन है ना, ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। राउंड और रॉबिन टूर्नामेंट है, ये चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था और इसके विनर रहे जीबी हर्षवर्धन। और इसी के तहत इन्होंने जो फिडे का तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉम है, इसको हासिल किया है। और वहीं पर इनकी जो फिडे की इलो रेटिंग होती है, जिसके आधार पर ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया जाता है, अगर 2500 से ज्यादा हो जाती है तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि 3 ग्रैंड मास्टर नॉम भी जीते होना चाहिए। तो इन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर नॉम अपने नाम किए और इनकी जो इलो रेटिंग है अब ये भी 2500 पहुंच गई है, जिससे अब ये इंडिया के 97th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन है ये? 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इंडिया के, ये हैं जीबी हर्षवर्धन, तमिलनाडु राज्य से आते हैं।
तो ग्रैंड मास्टर आप सभी को पता है फिडे के द्वारा दिया जाने वाला एक इंटरनेशनल हाईएस्ट ऑनर है, चेस के क्षेत्र में दिया जाता है। कंडीशन वही है, 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीते हों, इलो रेटिंग जो कि फिडे डिसाइड करता है वो 2500 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों अचीवमेंट दिखाई है किसने, जीबी हर्षवर्धन ने। कहां से आते हैं, तमिलनाडु के। ओके, ये हो गया। फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, चेस खेलों को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1924 में स्थापना, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहां पर 97th की बात तो हमने कर ली, इनके पहले अभी हमने कुछ सेशंस के पहले ही 96th चेस ग्रैंड मास्टर को पढ़ा था, ईथन वाज। ये गोवा के हैं, भारत के 96th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ये जून 2026 में ही, लास्ट मंथ एंड में। और इनके पहले 95th चेस ग्रैंड मास्टर बने थे अरण्यक घोष, ये वेस्ट बंगाल कोलकाता से आते हैं। ये अप्रैल 2026 में भारत के 95 चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 95 चेस ग्रैंड मास्टर, 96 इथन वॉज और 97 बने हैं कौन, तो ये हो जाते हैं जीबी हर्षवर्धन। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे, ये जो डे है ये हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। ओके, डॉक्टर के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से, है ना, डॉक्टर या उनका जो पेशा है उसको सम्मानित करना, उसे सम्मान की दृष्टि से देखना और लोगों को इसके प्रति अवेयर करना नेशनल डॉक्टर्स डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वैसे ये जो दिन है ना, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाया जाता है, पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। एक बहुत ही फेमस चिकित्सक हुए हैं, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ये वेस्ट बंगाल के दूसरे सीएम थे, बिधान चंद्र रॉय। एक बहुत ही फेमस शिक्षाविद भी थे, बहुत ही फेमस डॉक्टर भी थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो इनकी स्मृति में हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। सबसे पहली बार 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की थी और 1 जुलाई 1991 में यह पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, नेशनल डॉक्टर्स डे। 2026 में बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यह थीम रखी गई है नेशनल डॉक्टर्स डे की। ठीक है, तो यह हो जाता है बिधान चंद्र रॉय, ये वेस्ट बंगाल से ही आते हैं, वेस्ट बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, ये वेस्ट बंगाल के, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, 1950 से 1962 तक ये सीएम के पद पर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्राइवेट सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एसोसिएशन है ये, इसकी स्थापना करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1929 से 1930 तक ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इसके दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 1961 में बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया था और 1962 में इन्हीं के सम्मान में एक अवार्ड भी शुरू किया गया था जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, बीसी रॉय नेशनल अवार्ड, ये भी शुरू किया जा चुका है। तो ये बिधान चंद्र रॉय है, इन्हीं की स्मृति में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश की किन 4 पारंपरिक फसलों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश की 4, है ना, क्रॉप हैं, पारंपरिक फसलें हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप आप इनको बोल सकते हैं, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। इनमें से एक है सिताही कुटकी, एक है नागदमन कुटकी, ये दोनों ही मिलेट से मोटे अनाज, है ना, ये दोनों ही। एक बैगनी अरहर, अरहर या जो तुअर की दाल हम बोलते हैं वो है, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। और एक है महाकौशल छतरी राइस, धान, तो ये चावल की एक किस्म है। तो इन चारों को, ये ट्रेडिशनल क्रॉप है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में काफी प्राचीन समय से वहां की जो ट्राइब्स है वो इनकी खेती करती हुई आ रही है। तो इन चारों फसलों को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2 तो हो गए मोटे अनाज, जैसे मोटे अनाज होते हैं ना, ज्वार बाजरा मक्का, उसी तरीके की ये मोटे अनाज है। एक बैगनी अरहर और एक महाकौशल छतरी राइस को भी
जीआई टैग दिया गया है। समझ लेते हैं सबको। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में आप सभी को पता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो खाने का हो या किसी भी यूनिक जगह पर उसे बनाया गया है, वो एक स्थानीय जगह से आया है, इसीलिए उसकी कुछ यूनिकनेस होती है ना, कुछ उसमें ऐसी यूनिक चीज होती है, उसका स्वाद अलग हो सकता है, उसकी बनावट अलग हो सकती है। तो इस आधार पर उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, क्योंकि वो किसी एक स्थान से आया है तो उसकी अलग वैल्यू है। 2003-2004 में सबसे पहली बार एक दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था इंडिया में, सबसे पहली बार। ठीक है, उसके बाद काफी प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया। रिसेंटली मध्य प्रदेश की 4 ट्रेडिशनल क्रॉप को दिया गया है जीआई टैग। एक है सिताही कुटकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा मोटा अनाज है ना, लिटिल मिलेट से, मतलब रागी जैसा होता ना, वैसा ही है। ठीक है, तो एक पारंपरिक किस्म है ये मिलेट्स की। डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश में ये वहां की जो बेगा और गोंड ट्राइब से वो इसकी खेती करती है। फाइबर, आयरन, पोटेशियम काफी अच्छा पाया जाता है, कम पानी में भी अच्छी तरह उग जाता है। तो एक ये ट्रेडिशनल क्रॉप हो गई। एक ये नागदमन कुटकी है, ये भी एक ट्रेडिशनल मिलेट ही एक प्रकार का, ठीक है ना। ये भी वहां की जो जनजातियां है वो इसकी खेती करती है। पौष्टिक काफी ज्यादा, इसलिए सुपर फूड कहलाता है। इसके बाद आता है डिंडोरी में बैगनी अरहर। यह मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाता है, या पूर्वी क्षेत्र में से उगाया जाता है। एक प्रकार की तुअर दाल जिसको हम बोलते हैं ना, वो है अरहर। तो ये भी एक ट्रेडिशनल क्रॉप है। और एक महाकौशल छतरी राइस, यह भी मध्य प्रदेश के मिड में और पूर्वी क्षेत्र में उगाया जाता है, चावल की एक पारंपरिक किस्म है। तो इन सभी को 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, चारों की चारों मध्य प्रदेश राज्य से हैं। ठीक है, इतना डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल क्रॉप और कहां उगाई जाती है, तो एमपी में उगाई जाती है। ई गवर्नेंस पर 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन यह आयोजित किया जा रहा है भारत के राजस्थान के जयपुर में। ठीक है ना, तो आंसर ले लेते हैं, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आंसर 1। देखिए, जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट सेक्टर के, उनमें ई गवर्नेंस को लागू करना, ठीक है ना, डिजिटलाइज करना और ज्यादा उनको ट्रांसपेरेंट बनाना, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत कार्य करता है। एक तो ये डिपार्टमेंट, और क्योंकि राजस्थान में आयोजित हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये दोनों मिलकर 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन कर रही है राजस्थान के जयपुर में। ये कल शुरू हुआ था और आज ये 2 दिवसीय क्योंकि कॉन्फ्रेंस है, तो आज ये 2 जुलाई को खत्म हो जाएगा। भारत का वार्षिक ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है। इसमें भारत के अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, भारत सरकार, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है, स्टार्टअप होते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो सभी यहां पर भाग लेते हैं। और उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और ज्यादा उन्नत बनाना, टेक्नोलॉजी से लेस करना, ताकि उनको और ज्यादा सेफ, एफिशिएंसी के साथ वहां पर काम किया जा सके, सिटीजन सेंट्रिक सारी सर्विसेज को बनाया जा सके। इस उद्देश्य से यहां पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिलता है। तो इस सम्मेलन में इस बार 2700 से ज्यादा डेलीगेट्स आए, 1000 से ज्यादा स्टार्टअप आए हैं, और 400 से ज्यादा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने यहां पर भाग लिया है। एआई, डीप टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। तो आयोजन कहां पर? 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का तो आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में। सबसे पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस है ना 1997 में शुरू की गई थी। 1997 से हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार 29वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शी लिप्स प्लेटफॉर्म किसके लिए विकसित किया गया है? शी लिप्स प्लेटफॉर्म इसे डेवलप किया गया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, स्पेशली वो जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, विमेन एंटरप्राइजेस या विमेन जो एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए शी लिप्स प्लेटफॉर्म को हाल ही में विकसित किया गया। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस पढ़ी थी, एक अगर आपको याद हो तो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, ये पहली बार ही आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, हमने डिस्कस किया था इसको। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन
इसकी अध्यक्षता भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो ये राजस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया पहला कॉन्फ्रेंस था, पहला एडिशन था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का। यहां पर शी लिप्स नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ना, शी लिप्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब यहां पर क्या किया जाएगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी बिजनेस का डिजिटल मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, है ना, फाइनेंशियली उनको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए यह सहायता प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। तो पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। महिला संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये ऑल ओवर मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा, उन्हें डेवलप करने में मदद करेगा। जो भी मदद उनको चाहिए होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि महिलाएं संचालित करती है, उनको ये प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी। भारत के 34 राज्यों में एवं यूनियन टेरिटरीज में जो फार्म और नॉन फार्म दोनों प्रकार की जो ग्रामीण उद्यम है महिलाओं के, उनको यह समर्थन देगा। और आर्थिक सहायता चाहिए तो आर्थिक सहायता भी इस प्लेटफॉर्म से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो डेवलप किसने किया है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने। यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत ही कार्य करती है। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन का कार्य करना, ये सारे काम ये संस्था करती है। 2016 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के द्वारा विमेन संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद के लिए या विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए शुरू किया गया है एक प्लेटफॉर्म, जिसे नाम दिया गया शी लिप्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे आएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसे कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अध्यक्ष पुनः नियुक्त किए गए हैं रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल पहले से ही इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर थे। पहली बार इनको जून 2024 में इस पद पर अपॉइंट किया गया था। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल जून 2024 में अपॉइंट हुए थे। अब इनका कार्यकाल 2026 में जून में खत्म होने वाला था, एंड में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति कमेटी है, उन्होंने इनको एक्सटेंशन दिया है इनके कार्यकाल को 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक का, मतलब 6 महीने का इनके कार्यकाल का इनको एक्सटेंशन मिला है, या फिर जो भी अगला आदेश हो तब तक का। तो अध्यक्ष कौन हो गए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रवि अग्रवाल। कंटिन्यू करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, भारत में डायरेक्ट टैक्सेस जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनसे संबंधित सारी पॉलिसी मेकिंग के लिए जिम्मेदार यह संस्था है। नीति निर्माण के लिए काम करती है, एपेक्स बॉडी है डायरेक्ट टैक्सेस की पॉलिसीज बनाने के लिए। स्थापना 1964 में की गई थी एक एक्ट के माध्यम से, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसके माध्यम से संस्था 1964 में बनी थी। नई दिल्ली में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई मॉन्यूमेंट एडेप्टेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो आपको समझ में आ जाएगा नाम से, मॉन्यूमेंट एडेप्टेशन स्कीम, है ना, एडॉप्शन स्कीम। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम की बात करें तो किसी मॉन्यूमेंट को एडॉप्ट करना। क्यों एडॉप्ट करना? ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, विरासत स्थलों का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम। दिल्ली सरकार लेकर आई। देखिए, इस स्कीम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो विरासत स्थल है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो विरासत स्मारक हैं, उनका संरक्षण करना, उनका रखरखाव करना और पर्यटक जो टूरिस्ट है उनके लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यहां पर इसमें क्या होगा कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, वो इन जो मॉन्यूमेंट्स है उनको एडॉप्ट कर सकती है इस स्कीम के तहत, और उनका रखरखाव उस संस्था के द्वारा या उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो नॉर्मली योजनाओं में केवल उन स्मारकों पर को ही शामिल किया गया है दिल्ली में, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के संरक्षण में।
अगर कोई स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में दिल्ली में, तो उसे इस स्कीम से बाहर रखा गया है क्योंकि उन पर कंट्रोल इनका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। लेकिन ऐसी मॉन्यूमेंट्स स्मारक जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्ट संरक्षण में, तो उन स्मारक को शामिल किया जाएगा मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम के तहत। तो कोई भी इन मॉन्यूमेंट्स को गोद ले सकता है उनके रखरखाव के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस स्कीम को हाल ही में शुरू किया है। ठीक है, तो 2 जुलाई के हमारे करंट अफेयर यहां पर क्लियर होते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो यह रैंक है 94। टॉप 500 रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? लाइनशाइन चाइना का। स्टैम्प कॉइन्स एंड बैंक नोट इशूड ड्यूरिंग द प्राइमरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, है ना, प्रीमियरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी नामक कॉफी टेबल बुक किसने लॉन्च किया है? तो इसे माइंटेज वर्ल्ड ने लॉन्च किया है। किन 2 भारतीयों को व्हिटली गोल्ड 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया? व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया बरखा सुब्बा और परवीन शेख। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जून को। रिम्पैक 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया जा रहा है? यूएसए के हवाई आइलैंड पर। भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र में। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो यह है टोटल 5 मेडल जो इंडिया ने जीते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स किसने जारी किया है? तो इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है। और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा गवर्नर्स यूनिट साइटेशन से किस बटालियन को सम्मानित किया गया? तो ये 20 बटालियन असम राइफल को सम्मानित किया गया। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, हमने रिवाइज किए। क्वेश्चन आंसर देखिए। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह है सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट हैं ओडिशा के। 52 G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? यह फ्रांस में आयोजित किया गया है। और भारत के सेना प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है जनरल धीरज सेठ को, भारत के नए सेना प्रमुख। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी कहां स्थित है? किस देश में? फ्रेंच ओपन 2026 विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? और सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, चेकआउट करिए, वहां से ले लीजिएगा। जिस भी डे की आपको मॉक टेस्ट या एप्लीकेशन मॉक टेस्ट या पीडीएफ चाहिए वो सब एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चेकआउट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।